हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। मैं हूं आपका अब्बास सर। आज आपके सामने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में से कोई भी नाम से आपसे आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसको देखेंगे। और इम्पोर्टेंट सा डेरिवेशन है और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो चलिए, ये मेरा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस जगह पे यूनिफॉर्म का पहचान हम कैसे करेंगे, अगर इन फील्ड लाइंस के बीच अगर गैपिंग बराबर का होगा तो हम इसको यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आपके सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसके अंदर हम क्या रखेंगे? एक डायपोल को रखेंगे। एक डायपोल को रखेंगे। तो ये मेरे पास डायपोल है और इसको थोड़ा सेटिंग करके बैठा देते हैं। ये अपने पास डायपोल होगा जिसमें एक चार्ज क्या होगा? प्लस होगा, दूसरा चार्ज माइनस होगा। तो दूसरा चार्ज माइनस होगा, तो एक चार्ज को हम लोग प्लस ले लेंगे, एक चार्ज को हम लोग माइनस ले लेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है। एक चार्ज हमने कह दिया कि ये प्लस चार्ज है और ये चार्ज हमने कह दिया कि ये माइनस चार्ज है। दो चार्ज हो गया। तो प्लस चार्ज में जो फील्ड लगेगा या फोर्स लगेगा, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे क्यू ई। क्यू ई, जो क्यू ई का मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उस जगह पे मेरा इक्वेशन आया था E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसी को हमने सॉल्व किया तो आ गया क्यू ई। और इधर देखिए आपके पास चार्ज क्या है? माइनस क्यू। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड लाइन, यानी F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। तो हमारे पास फोर्स निकल के आ गया। अब इस जगह पे हम इसका डायपोल का लेंथ की बात करें तो डायपोल लेंथ आपका हो जाएगा ये 2L। 2L से हम लोग डायपोल लेंथ को रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये हो गया 2L। और अब अगर हम इस जगह पे बात करें टॉर्क को, तो टॉर्क का डेफिनेशन भी हम यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि अपने पास जो डायपोल है, डायपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम नाम रख देते हैं। मान लीजिए मान लीजिए इसको हमने कहा ये पॉइंट, इसको हमने कहा बी, और ये आपका हो गया सी। यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। अब अगर ये टॉर्क है तो आप सबसे पहले टॉर्क पूछेंगे, टॉर्क क्या है? तो जब किसी किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, यानी कि ये इस तरह से घूमेगा और फिक्स एक्सिस में घूमेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। जैसे कि आप फैन को देखते हैं, पंखे को देखते हैं, तो पंखा क्या है? अपने ही एक्सिस पे वो चारों तरफ घूम रहा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टॉर्क। तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या होगा? ये हो जाएगा डेफिनेशन कि द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर आइदर मैग्नीट्यूड 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 ऑफ फोर्स फोर्स एंड एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन डायपोल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायपोल। तो ये हो गया आपका टॉर्क का डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायपोल। जिस टॉर्क को हम लिख सकते हैं, जिस टॉर्क को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं कि दैट मीन्स टॉर्क इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा फोर्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कहे होगा,
वो क्या हो जाएगा, ये सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी। तो अब हम यहाँ से फोर्स को क्या लिख सकते हैं, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोला है तो हम इसको लिख सकते हैं, और टाउ इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू ये सी। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब ये सी की अगर हम बात करें तो ये सी को हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या ये बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बी सी जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फ्रॉम 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 राइट एंगल ट्रायंगल ये बी सी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस ये सी का वैल्यू निकालेंगे, ये सी का वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना, हमें ये सी का वैल्यू निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हम ये सी देख रहे हैं कि थीटा के सामने वाला साइड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स ये सी अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब ये बी। तो इसमें से वैल्यू किसका पता है, हमें इसमें से वैल्यू ये बी का पता है। तो उसको हम लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये सी अपॉन 2l। ये बी का जो लेंथ है वो 2l है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये सी इज इक्वल्स टू 2l साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ से जो है, यहाँ से हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास ये सी भी निकल आया है, क्यू ई फोर्स का वैल्यू तो हमने क्यू ई लिख ही दिया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये सी इन इक्वेशन 1। जब हम ये सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू क्यू ई, क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। तो टाउ इज इक्वल्स टू लिखेंगे क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। आपको पता होगा कि Q इंटू 2l इज इक्वल्स टू क्या होता है, P क्या है, P है डायपोल मोमेंट। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास टाउ का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पीई साइन ऑफ थीटा। अब ये तो टॉर्क का वैल्यू निकल आया, ये जो टॉर्क का वैल्यू निकल आया तो ये किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है। तो आपको पता होना चाहिए टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये स्केलर फॉर्म है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, नाउ इट्स वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आया है, ये वैल्यू किस फॉर्म में है, ये वैल्यू आपका वेक्टर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे वेक्टर p क्रॉस e है, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यानी अगर आप लिखते हैं e क्रॉस p यानी टाउ बराबर e क्रॉस p, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वेक्टर का फॉर्म है। तो जब वेक्टर का फॉर्म है तो e क्रॉस p नहीं बल्कि p क्रॉस e ही लिखना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रहे। तो वेक्टर के टर्म में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब हम बाकी यूनिट की बात करें तो वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे
यूनिट चाहे तो लास्ट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायपोल मोमेंट है तो डायपोल मोमेंट का क्या होता है, कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। तो इससे डायरेक्ट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, या सबसे सिंपल अगर यहाँ निकाले तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू, इज क्या, टॉर्क इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स, आपको क्या मिला, फोर्स, फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू, टी इनवर्स टू, और मीटर है तो, मीटर है तो एल, यानी इसको अगर हम मिला दे तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। अगला टॉर्क क्या है, टॉर्क, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क, टॉर्क इज अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगला पॉइंट, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड लाइन में अगर डायपोल को रखा है तो वैसे कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा, यानी जितना फोर्स आगे होगा उतना ही फोर्स पीछे होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स, नेट फोर्स will be zero, will be zero when field is uniform, field is uniform, uniform, that means f net, f net is equals to, f net is equals to f माइनस f, यानी आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, तो इसको क्या देंगे आप, ये हो जाएगा जीरो। तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो हम इस जगह पे एफ ए माइनस एफ बी भी लिख सकते हैं, क्या है, इसको एफ ए माइनस एफ बी भी लिख सकते हैं। तो एफ ए का मतलब है ये पॉइंट पे लगने वाला फोर्स, बी का मतलब बी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स, दोनों आपस में बराबर होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, स्पेशल कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पेशल, स्पेशल केसेस, क्या है स्पेशल केसेस, यहाँ पे नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्या है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, क्या मतलब, अगर डायपोल फील्ड लाइन के अलोंग आ जाए, ये आपका डायपोल अगर डायपोल फील्ड लाइन के अलोंग आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो इस पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो यानी कि इस तरीके से फोर्स लगाएगा और ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब होगा तो उस कंडीशन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क भी जीरो होगा। ये तो हमने आपको लॉजिकल बताया, लेकिन इसको मैथमेटिकल देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे देन टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन जीरो। हमने मैथमेटिकल तो बता दिया, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में जो आपने देखा कि जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो हो, यानी सेम डायरेक्शन में आ जाए, तो उस कंडीशन में टॉर्क कितना होता है, जीरो होता है। अगला कंडीशन देखिए, अगला कंडीशन आपके सामने में है कि सेकंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि जब 90 डिग्री का कंडीशन बोल रहे हैं तो डायपोल कहाँ होगा, कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो उस कंडीशन में एक फोर्स आगे लग रहा, दूसरा फोर्स जस्ट पीछे की तरफ लगेगा, तो ऐसे में जल्दी ये ट्विस्ट कर जाएगा, जल्दी ये घूम जाएगा,
यानी एक फोर्स पीछे लग रहा है, एक फोर्स आगे लग रहा, तो जल्दी में घूमेगा ये। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होगा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क होगा। आइए उसको भी हम देख लेते हैं कि हमने क्या कहा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन ऑफ 90 डिग्री। और हमें पता है साइन का 90 डिग्री पे जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, और मैक्सिमम का मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितना, -1। तो यहां से आपके सामने में जो है वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम कितना 1 और मिनिमम कितना हो जाएगा -1। तो पता क्या चला, जब हम बात यहाँ पे करते हैं तो ये टाउ का वैल्यू आ जाएगा पी ई और साइन 90 का वैल्यू 1, यानी टॉर्क का वैल्यू आ गया पीई। यही कंडीशन मैक्सिमम टॉर्क का है। क्या है, मैक्सिमम टॉर्क का है। उसके बाद अगला, अगर हम आपसे कह दे इफ थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल थर्ड कंडीशन, अगर थीटा का वैल्यू हमने कह दिया 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, क्या मतलब डायपोल जो है कुछ उल्टा घूमेगा और इस तरीके से होगा। तो इस वाले पे फोर्स आगे के तरफ और ये ऊपर उधर जाएगा तो इसमें पीछे की तरफ, यानी दोनों तरफ से दबा रहा होगा। तो जब दोनों तरफ से दबा रहा होगा तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स भी लग रहा है। तो वैसे कंडीशन में इस पे भी जो नेट फोर्स होगा ये भी 0 होगा। चलिए इसको मैथमेटिकली समझिएगा। तो हमने थीटा का वैल्यू 180 किया, देन टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन ऑफ 180 डिग्री। और आपको पता होगा 180 डिग्री साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसलिए टाउ इज इक्वल्स टू 0। ये भी कंडीशन आपका क्या आ गया, 0 का आ गया। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो 270 डिग्री पे चले जाएंगे, उल्टा घुमा देंगे। तो अब हमें ये कुछ स्पेशल केस याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब जो सवाल आपके मन में चल रहा है कि सर अगर क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, तो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप कम से कम डेरिवेशन यहां तक आप खींचेंगे, तब आप छोड़ देंगे, तो ये आपको इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर यूनिट पूछता है तो आप यूनिट भी लिख देंगे, ऐसा यूनिट भी आपके सामने में है, कैसी क्वांटिटी है ये भी पूछा जाएगा। ये जो टेबल है आपके सामने में ये पूरा का पूरा एमसीक्यू के लिए है, या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपको ये पॉइंट आएगा, यहाँ से हेल्प मिलेगा। लेकिन डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन आपको जो है, डेरिवेशन आपको यहाँ तक पूरा करके छोड़ना है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, या तो फिर हम इसको जल्दी में थोड़ा एक बार रिपीट कर देते हैं। हमारे पास टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह रहा है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में फील्ड लाइन खींच देंगे और यूनिफॉर्म डिस्टेंस कर देंगे ताकि हम यूनिफॉर्म फील्ड दिखा सके। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता तो उस कंडीशन में टॉर्क तो होता ही होता लेकिन नेट फोर्स भी होता, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसलिए नेट फोर्स क्या है, 0 है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एसी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एसी है, एसी को निकालना था। जिस एसी को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया ट्रिगोनोमेट्री का, ये परपेंडिकुलर साइड है इसलिए साइन थीटा लगाया, जहां से एसी का वैल्यू भी निकल के आ गया, एसी का वैल्यू भी निकल के आ गया। उसके बाद इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रखा तो ये आ गया 2l साइन थीटा जो एसी का वैल्यू था, और उसके बाद 2l इंटू क्यू ये हो जाता डायपोल मोमेंट यानी p। अब इसको हमने रिप्लेस किया तो p साइन थीटा। तो आप प्रॉपर तरीके से अगर वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, कह रहा है, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.010, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 into 10 to the power -9 कूलम मीटर सेंटीमीटर नहीं बल्कि कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड 5 into 10 to the power 4, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो हमें टॉर्क निकालना है, तो जो वैल्यू हमें दिया है सबसे पहले इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे वैल्यू अपना पहला वैल्यू देखिए, पहला वैल्यू क्या है, सबसे पहले डायपोल मोमेंट यानी P का वैल्यू दे रखा है। P का वैल्यू है 4 into 10 to the power -9 कूलम मीटर, ये वैल्यू आपके सामने में है। उसके बाद क्या है, एंगल है यानी थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field of magnitude, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब आपको निकालना है क्या, टॉर्क। तो इसलिए टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब पीई साइन थीटा, पी का वैल्यू दे रखा है, पी का वैल्यू 4 into 10 to the power -9, उसके बाद ई का वैल्यू 5 into 10 to the power 4, और साइन कितना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता हाफ। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं और पावर को एक जगह कर लेते हैं, तो 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 10 to the power -5, 10 to the power -5, -9 + 4 -5 इंटू 1/2, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 10, यानी ये 10 है, 10 to the power -5 है, यानी 10 to the power -4। और टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर इज द आंसर। तो ये आपने सामने में ये वैल्यू निकल के आ गया टॉर्क का। फिर हम रिपीट करते हैं, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट यानी P कितना है, 4 into 10 to the power -9 कूलम इज aligned with 30 degree with direction of uniform electric field of magnitude। हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को यूनिट से भी पकड़ सकते हैं, जिसका वैल्यू दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना और एंगल दे दिया 30 डिग्री, हमने अपने फॉर्मूले में अप्लाई किया और वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने में, क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट इतना, यानी डायपोल मोमेंट दे रखा है। तो जब डायपोल मोमेंट दे रखा है वो कितना है, P का वैल्यू 3 into 10 to the power -8 कूलम मीटर, कूलम मीटर में C कैपिटल मीटर स्मॉल, प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू अभी भी कितना है, 30 डिग्री है। विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, इस बार टॉर्क का वैल्यू दे रखा है, टॉर्क का वैल्यू क्या है, 1.2 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए P यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, पीई साइन थीटा, पीई साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है E, यानी E इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन P साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू रख देते हैं, टॉर्क का वैल्यू है 1.2 into 10 to the power 3, और सॉरी टॉर्क का वैल्यू हो गया, ठीक है। और उसके बाद P का वैल्यू 3 into 10 to the power -8 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/2 है। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं इसके साथ, इसको काटते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0.4 और ये 2 पलट के ऊपर। थोड़ा सा सोच समझ के कैलकुलेशन कीजिएगा ताकि गड़बड़ी ना हो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.4 10 to the power 3, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power +8 बन जाएगा, माइनस से ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये पलट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 into 10 to the power,
ये हो जाएगा 8 3 11 11। इसको अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 8.0 इंटू 10⁻10। यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कैलकुलेशन देख लीजिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हमने टॉर्क का वैल्यू रखा वहां पे, टॉर्क का वैल्यू रख दिया। उसके बाद नीचे आ गया क्या, पी का वैल्यू, डायपोल मोमेंट का वैल्यू 3 × 10⁻इतना, और साइन 30 का वैल्यू हाफ। तो इसको हमने जो कटाया तो ये आपका 0.4, ये पलट के 2 ऊपर, और ये पावर जो है 3 पहले से था, और यहाँ से जो -8 था वो ऊपर चला गया। इनको हमने जोड़ा तो 8 3 11, और ये हो जाए 4 दूना 8। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये भी वैल्यू निकल के आ जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर शेयर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, जैसा आप रिस्पांस देंगे उस हिसाब से वीडियो आपका डलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।